Dear students, today we will discuss about the new chapter that is called capacitor. कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी जब आपस में मिल जाते हैं तो बहुत शानदार न्यूमेरिकल बनते हैं। आरसी सर्किट है, कैपेसिटेंस का चार्ज है, कैपेसिटर का डिस्चार्ज है, तो इस तरीके से तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर होता क्या है? देखिए बेटा, हम ना आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझा चुके हैं। कहाँ पर? अर्थिंग के बाद और अर्थिंग से पहले मेटल प्लेट्स पर और मेटल कंडक्टर्स पर। अब जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या है? तो देखिए बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने किसी कंडक्टर को चार्ज दिया, अगर मैं इस कंडक्टर को चार्ज देता हूं तो जैसे जैसे मैं इस कंडक्टर को चार्ज दूंगा तो इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। पोटेंशियल क्या होता जाएगा? इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी कंडक्टर को पोटेंशियल देता हूं तो इसके गिवन रेशियो में क्या बढ़ेगा? इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि Q टू एन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, और ये आपके पास आ जाता है यहां पर Q इक्वल्स टू CV। C क्या यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ऑफ ए कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो ये आपके पास आता है Q इक्वल्स टू CV। V यहां पर क्या? इंक्रीजिंग पोटेंशियल, और Q क्या यहां पर? गिवन चार्ज। अब बेटा, इसका हमें कैपेसिटेंस को पढ़ना किस तरीके से, मतलब हमें इसमें ऐसा किस तरीके से पढ़ेंगे और हमारा मेन पर्पस क्या होगा कैपेसिटेंस को पढ़ने का, इसका मेन फंक्शन क्या होगा, वो हमें समझना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक नाम आया कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या चीज है? तो कैपेसिटेंस एक क्वालिटेटिव टर्म्स होती है। क्या टर्म होती है? क्वालिटेटिव टर्म्स। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड वे में लिखूं तो स्टैंडर्ड वे में मैं लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर in qualitative terms is defined as its ability to hold the charge at a given potential, which depends on size, shape and medium in which it produces इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास क्या? कैपेसिटेंस की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो जैसे जैसे हम उस कंडक्टर को चार्ज देंगे तो गिवन रेशियो में पोटेंशियल भी उसी तरीके से इंक्रीज होगा। और इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे जो मैंने वर्ड बताया कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या है? अब सिंपल सा वर्ड है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। छोटे से शब्द में बताऊं या छोटे से वर्डों में बताऊं तो कैपेसिटेंस का मीनिंग होता है एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। ये
एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, यानी किसी भी कंडक्टर के या किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के चार्ज होल्ड करने की या चार्ज को स्टोर करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। और ये आपके पास का Q इक्वल्स टू CV, और ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किस पर डिपेंड करता है, साइज पर, शेप पर और मीडियम पर। वो मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है Q इक्वल्स टू CV, तो यहाँ पे जो C की वैल्यू होगी वो होगी Q/V। तो इसकी यूनिट भी अलग पता लगी, कूलाम पर वोल्ट। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम पर वोल्ट, और कूलाम पर वोल्ट होती है 1 कूलाम पर वोल्ट होती है 1 फैराड। 1 कूलाम पर वोल्ट क्या होती है, 1 फैराड, यानी कि इसकी यूनिट फैराड भी होती है FARAD, फैराड। अब आपके पास C की वैल्यू होगी Q/V। हमें काम कैसे करना है, जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारे पास ये ध्यान होना चाहिए कि कैपेसिटर का जो फंक्शन होता है, कैपेसिटर का फंक्शन होता है कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज करना। कैपेसिटेंस उसकी अगर इंक्रीज होगी तो समझ लीजिए उसके चार्ज को होल्ड करने की क्षमता भी ज्यादा होगी। अब आप देखिए, जैसे ये आपके पास लिखा हुआ C इक्वल्स टू Q/V, आप सोचेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जैसे जैसे चार्ज देंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो Q/V हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट, यानी जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। तो C हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें काम कैसे करना है, हमें काम करना है Q को कांस्टेंट रखते हुए, यानी चेंज नहीं करना है। Q को कांस्टेंट रखते हुए हमें V को क्या करना है, V को हमें डिक्रीज करना है। V को क्या करना है, डिक्रीज। जैसे ही V डिक्रीज हो जाएगा तो दोनों क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों। तो देखिए V अगर डिक्रीज हो गया तो C क्या हो जाएगा, C अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम है किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना। तो बेटा बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए कि हम क्या समझा रहे हैं और आपको इसमें क्या समझना है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर C इक्वल्स टू Q/V में Q को हमें छेड़ना भी नहीं है, यानी Q को हमें कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं करना है। तो विदाउट चेंज इन चार्ज हमें क्या करना है, पोटेंशियल को डिक्रीज करना है, और पोटेंशियल को डिक्रीज करते ही कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और हमारा मेन काम भी क्या है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना। तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो पर्पज है कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने आपको ये बताया तो थोड़ा सा चलते हैं अपना आगे की तरफ और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वो क्या है, देखिए बेटा, अगर मैं इसमें कंटिन्यू करता हूं तो आगे क्या आता है। सबसे पहले आप देखिए कैपेसिटेंस, यहां पर आप समझ गए C की वैल्यू Q/V, 1 कूलम पर वोल्ट क्या होता है, 1 फैराड, इसकी यूनिट हो गई। अब अगर हम किसी भी कंडक्टर को कैपेसिटेंस निकालते हैं तो देखिए कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ये कंडक्टर है और एक कंडक्टर पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कंडक्टर, ध्यान रखना मैं नॉन कंडक्टर नहीं कर रहा हूं, कंडक्टर बोल रहा हूं। ठीक है, कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम। तो आप जानते हैं ये कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम। अगर मैं किसी P पॉइंट की बात करूं तो P पॉइंट को इसको कहीं पर भी ले लीजिए, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जब भी हमें कभी भी किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना है तो हम ये मान के चलेंगे कि चार्ज कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से, और कहां तक लेकर आ रहे हैं उसे, P पॉइंट तक। और P पॉइंट कहीं भी मान सकते हैं क्योंकि ये कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल। क्योंकि और P पर जो इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, 0। जबकि यहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर हम किसी कंडक्टर पर कभी भी क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, अगर हम कभी भी किसी भी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो अगर मैं कभी भी किसी का कैपेसिटेंस निकालूंगा तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू Q/V। ठीक है, और V यहां पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता चुका हूं, कौन सा, अगर आपको याद हो, E इक्वल्स टू -dV/dr।
इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और याद कीजिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया था वेरिएबल पोटेंशियल रीजन। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो अब जैसे मैंने ई इक्वल टू डीवी माइनस डीवी बाई डी आर लिख दिया, तो मैं इसको लिखूंगा डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर और इंटीग्रेशन। और कहां से लेकर आ रहे हैं? इन्फिनिटी से। और कहां तक लाएंगे? इसके मान लीजिए इसके सरफेस तक ला रहे हैं, तो ये हो गया वी। तो ये इन्फिनिटी और ये वी। अब ये कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से। और पी पॉइंट तक इसके सरफेस तक आ रहा, तो मान लीजिए ये कहां तक आ रहा? आर डिस्टेंस तक। तो ये आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके पास देखो डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर वी आर लिख देता हूं, वी आर, और माइनस क्या लिख देता हूं? वी इन्फिनिटी, और इक्वल में क्या लिख देता हूं? इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर और इन्फिनिटी टू आर। ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ लगा दीजिए माइनस, ठीक है। तो अब याद रखिए, अगर हम किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल निकालते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि वो कहां से हम मेजर कर रहे हैं? इन्फिनिटी से। और इन्फिनिटी को क्या मानना है? रेफरेंस पॉइंट। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा 2 पॉइंट कंसिडर होने चाहिए। तो एक पॉइंट कौन सा है? हमारे पास इन्फिनिटी है, और एक पॉइंट कौन सा? बॉडी के सरफेस पर। तो ये ध्यान रखना कि रेफरेंस पॉइंट क्या है यहाँ पर? इन्फिनिटी है। और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 0। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको क्या, कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इस पर लिख सकते हैं वी आर इक्वल माइनस ई डॉट डी आर, और ये क्या है? इन्फिनिटी टू आर। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि ये जो ई है ये इसके सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। किसकी? कंडक्टर के सराउंडिंग में। तो ये था आपके पास इसका निकालने का तरीका, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे तो समझ के पोटेंशियल क्या आएगा? 0 आएगा। तो अब मैं यहाँ पर कैपेसिटेंस की फॉर्मूले आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूं? कैपेसिटर का फॉर्मूला। कैपेसिटेंस यानी सी की वैल्यू। कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं? देखिए बेटा, अगर मैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करता हूं तो मेरे पास होते हैं एक, ये आपके पास आइसोलेटेड कंडक्टर होता है। क्या होता है बेटा? आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है। आइसोलेटेड कंडक्टर जिसका रेडियस आर है। ओके, तो मैं लिख देता हूं आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग आप जानते हैं जिसके सरफेस पर चार्ज होता है। दूसरा क्या हो सकता है? मान लीजिए ऐसे हो, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल, ठीक है। ये मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। तीसरा क्या हो सकता है कि ये आपके पास क्या है? आइसोलेटेड कंडक्टर ये, लेकिन इसके सराउंड में क्या है? यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक का रेडियस आर है, और यहां से यहां तक का रेडियस ये R1 और ये R2। ये क्या आपके पास? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके चारों तरफ क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और क्या हो सकता है? और आपके पास हो सकता है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके पास हो सकता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्या हो सकता है बेटा? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है बेटा। क्या है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसके बाद जो आपके पास आता है वो आप एक और लिख सकते हैं। वो क्या है? देखिए, अगर आप सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करते हैं तो फिर आता है इसके बाद में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
क्या आता है बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ मैंने आपको बताया, ये हम सारे यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने एक एक पॉइंट की तरफ और इनको डिस्कस करते हुए चलते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो आपको बताऊंगा, सबसे पहले मेरे पास है क्या, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। तो मैं क्या निकालता हूं, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है बेटा, और मैंने आपको क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट किसको मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे इन्फिनिटी को। ओके, तो ये आपके पास क्या, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कि आपके पास क्या एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर में आप जानते हैं कि चार्ज हमेशा कहाँ होता है, चार्ज हमेशा होता है सरफेस पर। कहाँ होता है, सरफेस पर स्प्रेड होता है चार्ज, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, तो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, रेफरेंस पॉइंट किसको मानेंगे, इन्फिनिटी को। तो हम तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, बिकॉज वी नो दैट द पोटेंशियल at any point on the sphere is given by V equals to K Q अपॉन में R। R क्या है इसका, रेडियस है। R क्या बेटा, इसका रेडियस ही, तो आप जानते हैं कि Q बाई R होता है, और इन्फिनिटी पे तो 0 ही होता है। और क्योंकि ये कैसा है, कंडक्टिंग है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, 0 है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके चारों तरफ सराउंडिंग्स में है, तो इसका मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी पॉइंट पर, बॉडी के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम। अब लिखेंगे, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या होती है कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, वो होती है क्या, C इक्वल टू Q अपॉन V, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R। कि यहाँ पर क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K क्या बेटा, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अगर वो किसी ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो Q बाई V हो गया। तो अब लिखेंगे Q की वैल्यू आपके पास, Q है, V की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, तो बेटा इसको भी Q लिख दीजिए। तो Q अपॉन में V की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बाई R। Q से Q क्या हुआ, कैंसिल, तो C की वैल्यू कितनी हुई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। ये आपके पास आ गया कैपेसिटेंस। क्या आ गया बेटा, ये कैपेसिटेंस। अब मैं कंडीशन पुट करूं, इफ K की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब किसके, K की वैल्यू 1 कब होती है, व्हेन मीडियम इज एयर और वैक्यूम। मीडियम इज एयर और वैक्यूम, तो यहाँ K की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जो C है ये C0 हो जाएगा। तो C0 को क्या लिखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये आपके पास आती है। ठीक है बेटा, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर C जो है, नंबर 1, C किस पर डिपेंड कर रहा है, C डिपेंड कर रहा है रेडियस पर, और C डिपेंड कर रहा है, नंबर 2, C डिपेंड कर रहा है किस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K पर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में लिखा था कि जो किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, शेप पर, साइज पर और मीडियम पर। अब देखो ये K क्या है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और जबकि ये क्या आपके पास रेडियस है, तो रेडियस जितना बड़ा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। अब आप देखिए, चार्ज तो कट कैंसिल आउट हो गया, तो अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी तो ये उतना ही कम होगा, जबकि ये वाली वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी ये उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना। तो ये
कम कब होगा? अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू बाई आर। अगर रेडियस बहुत ज्यादा होगा, रेडियस अगर क्या होगा बहुत ज्यादा, तो पोटेंशियल क्या होगा कम, और अगर पोटेंशियल कम होगा तो C क्या हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका रेडियस बढ़ने से, इसका साइज बढ़ने से, इसका शेप बढ़ने से रेडियस बढ़ जाता है, जिससे पोटेंशियल कम हो जाता है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पोटेंशियल कम हो गया तो C की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो ये आपके पास का रिजल्ट आया, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं पहले बता चुका हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के की वैल्यू अलग अलग होती है सबके लिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद ये क्या था आपके पास, एक था। अब उसके बाद में जो दूसरा बनाया था वो बनाया था क्या, जिसमें आपके पास कंसंट्रिक है। कंसंट्रिक कैसे देखिए, चलिए कंसंट्रिक की बात करते हैं। अगर बेटा आपके पास, मैं लिख देता हूं, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंसंट्रिक सेल्स। ठीक है बेटा, इसमें दो तरीके से काम करेंगे। मान लीजिए कि मैं आपसे बोलता हूं कि ये आपके पास एक और एक ही है, इसका जो रेडियस है वो कितना A है, और इसका जो रेडियस है वो कितना बेटा B। मान लीजिए मैंने इसको प्लस चार्ज दिया, तो इंडक्शन से यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे मैंने कनेक्शन किया हुआ इस तरीके से। और अभी यह स्विच क्या है, अभी स्विच यहाँ पर ओपन है, स्विच क्या बेटा ओपन। तो आप जानते हैं चार्ज ये पूरी तरीके से स्प्रेड है। ठीक है, और यहाँ पर क्या ये प्लस प्लस प्लस, और ये प्लस 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 प्लस, और जबकि इनर सरफेस पे क्या माइनस 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 माइनस, जबकि आउटर सरफेस पे क्या प्लस 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 प्लस, और ये आउटर सरफेस पे प्लस होता है। ठीक है, ये आपके पास है। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था, अभी स्विच ओपन है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डायग्राम और बना देता हूँ इसको थोड़ा समझाने के लिए। अब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में क्या होगा कि ये जो वैल्यू है आपके पास, इसको मैंने अर्थ कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। स्विच को क्या कर दिया क्लोज, तो सारा प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा अर्थ में, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 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 प्लस, ये इस तरीके से चार्ज बच जाएगा। और यहाँ पे इनर पर क्या बचेगा माइनस 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 माइनस, ये इनर पर बच जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब आप देखो तो इसका रेडियस कितना A है और इसका रेडियस कितना B है। ठीक है, और आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो A है, मान के जो दिख रहा है A क्या लेस देन है किससे, B से। अब आप देखो बेटा, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो ये अर्थिंग है, अर्थिंग का मतलब जिसको हमने अर्थ किया उसका पोटेंशियल 0। तो अगर ये A है और ये B है, तो VB का पोटेंशियल तो क्या हो गया यहाँ पर 0। और हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही चाहिए, क्योंकि कैपेसिटेंस के लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस, बिकॉज वी नो दैट C इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन में VA माइनस VB, ये आपके पास होता है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो चार्ज आपके पास जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा माइनस, तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं। VA यानी A पर पोटेंशियल है, A पर पोटेंशियल किसकी वजह से निकालें, A पर पोटेंशियल निकालेंगे प्लस की वजह से, तो ये कितना आएगा KQ अपॉन में A। ठीक है, और B पर पोटेंशियल निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर सॉरी A पर ही निकालेंगे किसकी वजह से, B की वजह से। तो यहाँ पर चार्ज कितना, यहाँ पर चार्ज कितना माइनस Q, और यहाँ पर कितना प्लस Q, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा माइनस KQ अपॉन में कितना बेटा B, और B का पोटेंशियल तो 0 है ही, तो VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू
क्यू और ब्रैकेट में कितना है 1/a माइनस 1/b, ये आपके पास आ जाएगा। ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब लिखेंगे वीबी की वैल्यू क्या है बेटा 0, तो जब यहां पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको बेटा क्यू लिख देना। जब आप वीबी की वैल्यू यहां पुट करोगे यहां पर और यहां पर, तो इधर लिख दोगे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यू अपॉन में वी ए माइनस वीबी। तो क्यू अपॉन में वी ए माइनस वीबी आपके पास ये रहा कितना 1/4πε0 के, और यह आ जाएगा क्यू और क्या लिख देंगे बी माइनस ए और अपॉन में ए बी, ये आपके पास आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4πε0 के और ए बी और अपॉन में कितना है बी माइनस ए, ये आपके पास आ गया। ठीक है बेटा, ये आपके पास पोटेंशियल आ गया यानी कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है बेटा, अब लिख देंगे इफ के की वैल्यू क्या हो जाए 1 व्हेन मीडियम इज वैक्यूम और एयर, तो ये आ जाएगा सी नॉट, क्या आ जाएगा बेटा ये सी नॉट, तो सी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4πε0 ए बी और अपॉन में बी माइनस ए, ये आपके पास आ गया। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ गया क्या कैपेसिटेंस सी नॉट। सी नॉट का मतलब एयर में और सी का मतलब मीडियम में। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया कंसेंट्रिक। लेकिन यहां पर क्वेश्चन को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे? अभी मैंने ट्रिक क्या यूज करी है, अभी मैंने ट्रिक आपको बताई है कि मैंने आउटर वाला अर्थ किया है। आउटर वाले क्या किया मैंने अर्थ, मान लीजिए मैं इनर वाला अर्थ कर दूं तो तब क्या होगा, तो इसलिए अभी पहले आप इसको समझिए, उसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में कराएंगे जो अभी दूसरा वाला बता रहे हैं। तो चलते हैं कैपेसिटेंस किसका, थर्ड वाला हमने कैपेसिटेंस क्या बताया था वो देखिए बेटा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस याद रखिए हमने भी किसका बताया आइसोलेटेड कंडक्टर का, और एक किसका बताया कंसेंट्रिक का। ये किसमें मीडियम में और एक किसमें एयर में। चलते हैं बेटा। अच्छा बेटा, अगर आपको बोल दिया जाए क्या कि यहां पर एक आइसोलेटेड कंडक्टर जिसका रेडियस कितना r है या r1 मान लीजिए, ठीक है, और मान लीजिए इसके जो चारों तरफ है वो आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है, वो क्या है, वो आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अभी तक भी हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया था, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की शेप नहीं ली थी। और यहां से यहां तक की जो रेडियस है ये r है, यहां से यहां तक ये क्या है, ये आपके पास है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है बेटा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये रेडियस r1 है और ये रेडियस कितनी है r2। ठीक है, यहां पर क्या है, ये आपके पास क्या आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो जो r1 है वो क्या आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, जबकि ये इसके यहां से लेके यहां तक क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या है, इसमें ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक है। क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पेपर, लकड़ी, कुछ भी चीज इस टाइप का डाइलेक्ट्रिक है जिसकी वैल्यू के दे रखी है। ओके, तो अब आपको बताना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। क्या बताना है इसका कैपेसिटेंस, तो देखो इसका कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब भी कभी इस टाइप का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए आए तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना, पोटेंशियल। क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। ओके, और पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए अगर आप देखें तो कहां से आएगा, बॉडी इन्फिनिटी से। कहां से आएगी, इन्फिनिटी से। अगर पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो इन्फिनिटी क्या आपके पास रेफरेंस पॉइंट है, तो इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। और इन्फिनिटी से कहां आएगा, R2 तक। इन्फिनिटी से कहां आएगा, R2 तक, और फिर R2 से कहां आएंगे हम, R1 तक। तो आपके पास लिखेंगे कि पोटेंशियल कितना क्रिएट हुआ, तो मैं लिख सकता हूं क्या, पोटेंशियल फ्रॉम इन्फिनिटी टू R2 एंड R2 टू R1, ये हम लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, dv इक्वल टू क्या होता है बेटा, E डॉट dr माइनस में इंटीग्रेशन, ये होता है। लेकिन यहां पर एक बार तो आ रहा है इन्फिनिटी से लेके कहां तक, R2 तक। अब आप खुद सोचिए,
जब वो इन्फिनिटी से लेकर R2 तक आ रहा था तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एयर है, यानी कि वैक्यूम भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, कहां से, इन्फिनिटी से लेकर R2 तक। तो इन्फिनिटी से लेकर R2 तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन्फिनिटी टू R2, तो लिखेंगे V1, या ऐसे लिख देते हैं dV इक्वल इन्फिनिटी टू R2 E डॉट dx मतलब या dr मान लेते हैं, dr ये तो ये ठीक है, यानी कि r डिस्टेंस पर कहां तक, मतलब कि हम यहां ले लेते हैं कोई r यहां पर इस तरीके से, ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस r है। तो अभी e की वैल्यू क्या होगी, लिखेंगे ये तो क्या इन्फिनिटी टू R2। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, जब हम आएंगे इन्फिनिटी से लेकर R2 तक, फिर R2 से लेकर आएंगे R1 तक, अगर R2 से लेकर R1 तक आएंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या वैक्यूम है, कहां से, इन्फिनिटी से लेकर R2 तक, लेकिन R2 से लेकर R1 तक क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं प्लस माइनस माइनस E डॉट dr। बस एक ध्यान रखना, यहां पर हम मान लेते E1 और यहां पर क्या मान लेते E2, और कहां से कहां तक, R2 से R1 तक, ठीक है बेटा। और हम इन्फिनिटी तक, हम कहां से आ रहे हैं, इन्फिनिटी, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो ये v इक्वल टू माइनस E1 की वैल्यू कहां से है, इन्फिनिटी से लेके, ये जो पोर्शन है ये कहां तक है, ये है कहां से, इन्फिनिटी से लेके R2 तक, जबकि ये वाला जो पोर्शन है ये कहां से है, ये है R2 से लेके कहां तक बेटा, R1 तक। तो अगर मैं इसमें E1 की बात करूं तो यहाँ पे E1 होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर। क्यों, यहाँ पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं आएगा, k की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, 1 है, कितनी है, 1, क्योंकि इन्फिनिटी से लेकर R2 तक क्या है, वैक्यूम है। तो लिखेंगे बिकॉज k की वैल्यू यहाँ पे क्या, 1, जबकि यहाँ पे क्या होगा, E2 जो होगा वो होगा कितना बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो R2 से लेकर R1 तक, R2 से लेकर R1 तक क्या होगा, डायलेक्ट्रिक होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए k और इंटू क्यू अपॉन में क्या लिख दीजिए, R स्क्वायर, ठीक है। R के लिमिट तो हम पुट कर देंगे, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, v इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू R2 और लिख देंगे कितना बेटा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू dr, और माइनस ये आ जाएगा कितना, इंटीग्रेशन क्यू अपॉन में कितना आएगा बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू कितना आ जाएगा बेटा, dr और अपॉन में R स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप देखें तो मेरे पास लिमिट तो मुझे क्लियर दिख गई, यहां से यहां तक है। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, मैं इस डायग्राम को यहां से मिटा रहा हूं क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है। तो अब देखिए यहां तक मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसको आगे कंटिन्यू अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए क्या आएगा, v तो v रहेगा, v इक्वल ये बाहर आ जाएगा कितना, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा, r की पावर -2, यानी कि कितना हो जाएगा, r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और लिमिट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू R2 तक। फिर यहाँ आइए, ये बेटा माइनस है, और माइनस ये कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर लिमिट हो जाएगी आपके पास R2 से R1 तक, ये आपके पास है। इसको सॉल्व करें तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1 अपॉन R, और लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी टू R2, और माइनस यहाँ भी माइनस आएगा बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 अपॉन R, और लिमिट क्या आ जाएगी, R2 से R1। इसको सॉल्व करो तो v की वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास, ओवरऑल यहाँ पे बेटा k भी आएगा, ओवरऑल में आ जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आ गया। तो क्या बचा आपके पास, -1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ब्रैकेट, और ये क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर k लिख देना,
प्लस 1/k और एक लिख देना माइनस 1/r1 और प्लस में 1/r2। ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये 1/∞ क्या हो जाएगा 0 और ये R2 से R2 आपके पास क्या आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना अच्छे से। मैंने क्या किया यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन ये कॉमन आ गया। तो अब आप देखो तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आपके पास जो वैल्यू आई है बेटा वो कितनी आई है आपके पास v इक्वल माइनस क्यू अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में कितना है माइनस 1/r2 और कितना है बेटा माइनस 1/kr1 और प्लस 1/kr2। ये आपके पास v आया बेटा। क्या है आपके पास v। ठीक है, चाहे तो इसके माइनस के मल्टीप्लाई करके अंदर लिख सकते हैं। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी q अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट और ये कितना आ जाएगा आपके पास 1/kr2 और प्लस में 1/r2 और माइनस में 1/kr2 और प्लस में 1/kr1। ये आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल। वह बेटा जैसे पोटेंशियल आपके पास आया, जैसे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करा तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद आप इजीली क्या निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वस टू क्यू बाई सी। कितना होता है V इक्वस टू क्यू बाई सी। तो यहाँ पर आप चाहे तो इस कंडीशन को अब आगे करते हुए क्यू बाई सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस इस तरीके से जब आपके पास सी कैलकुलेट हो जाए, क्योंकि सी की वैल्यू क्या होती है क्यू बाई वी, तो यहां से हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने आपको बताया क्या, अगर मान लीजिए कोई आइसोलेटेड के चारों तरफ कोई भी कंडक्टर में शेप में डाइलेक्ट्रिक हो तो वहां पर पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या किया, जो पहला किया था, सबसे पहले जो किया था स्फेरिकल कंडक्टर का, मतलब जिसमें हमने डायरेक्ट वी निकाल दिया था, वो भी इन्फिनिटी से आया था। लेकिन इन्फिनिटी पर आप जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। फॉर्मूला आपके पास यही यूज होता है, किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, तो ये था आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अच्छे से देखिएगा, नहीं समझ आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, वरना सिंप्लीफाई करके मैं लिख भी सकता हूँ। तो आप इसको देख लीजिए सी की वैल्यू कितनी आएगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो सी की वैल्यू आएगी वो आपके पास, मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। वी अपॉन में क्यू इक्वल में कितना आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ये कितना आ जाएगा आपके पास 1/r2। ठीक है, और कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 1 में कितना कॉमन आ जाएगा 1/k, तो क्या बचेगा आपके पास 1/r1 और माइनस 1/r2। ये आपके पास आ जाएगा, या r2 और r1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व ऐसे कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा q बाई, इसको लिख देंगे v अपॉन क्यू और इसको लिख देंगे कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा r2 r1 k r2। ये आपके पास आ जाएगा। ये लिख देता हूं मैं r1 r2 और k मैंने इसमें एलसीएम लिया। ठीक है बेटा, जब इसमें लेंगे तो r2 से r2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा k r1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा, इनको ये काम कीजिए, पहले इसको एलसीएम लिख दीजिए 1/r2 और माइनस कितना आ जाएगा r2 r1 ये आ जाएगा और k यहाँ पे क्या बच जाएगा r1 माइनस r2। ये आपके पास बच जाएगा। ठीक है, इसको कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ये कितना आ जाएगा r2 r1 आ जाएगा, या r2 से r2 तो ये आ जाएगा r1 और माइनस ये आ जाएगा k और ये कितना आ जाएगा r1 माइनस r2। ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा q अपॉन में v और ये आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट r2 r1 और अपॉन में कितना है बेटा, अच्छा बेटा ये एक मिस्टेक होगी, यहाँ पर k की वैल्यू यहाँ आएगी और जब k की वैल्यू यहाँ आएगी तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा कि यहाँ पे एलसीएम आएगा k r2 r1 तो ये r2 से r2 गया तो यहाँ आ जाएगा k r1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा, इसमें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k r1 और माइनस r1
और प्लस R2। तो आपके पास Q बाई वी क्या होता है C, तो C की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगी R1 R2 K और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा R2 और प्लस में कितना आ जाएगा K R1 माइनस 1। ये आपके पास आ जाएगा कैपेसिटेंस। क्या आ जाएगा आपके पास, कैपेसिटेंस की वैल्यू ये फाइंड आउट हो जाएगी। अच्छे से देख लीजिए मैंने कैसे सॉल्व की है। अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सॉरी बेटा कैलकुलेशन से मिस्टेक, यहाँ पर R1 कॉमन आएगा तो ये R1 और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास R1 कॉमन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा K माइनस 1। सॉरी बेटा कैलकुलेशन एक बार देख लेना, बोर्ड पे जगह कम है तो अच्छे से इसको देखिए और कम से कम 2 बार या 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ जो हमने अभी आपको बताया था। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था, इसके बाद बताया था आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो चलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, बस आप ये देखिए जो शेप थी उसकी पहले क्या थी, पहले स्फेरिकल थी, अब क्या हो जाएगी आपके पास सिलेंड्रिकल। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए, ठीक है बेटा। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ये हो गया, डियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है बेटा। देखो बेटा एक चीज ध्यान से रखिए, जब भी हम कभी आपको ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर भी पढ़ा रहे हैं उसका बस एक बेसिक फॉर्मूला याद रखिए कि बेसिक हम कंसेप्ट यूज क्या कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट हम एक यूज कर रहे हैं, वो क्या है, V इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ये इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और रेफरेंस पॉइंट क्या माना मैंने, रेफरेंस पॉइंट क्या माना, इन्फिनिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी कंडक्टर के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। अब जैसे मैं सिलेंड्रिकल की बात करता हूँ तो देखिए यूज में यही करूंगा। अब देखिए कैसे, ये आपके पास क्या एक सिलेंड्रिकल है, ठीक है। मान लीजिए इस टाइप का सिलेंड्रिकल है कि यहां पर जो इसकी इनर रेडियस है वो इनर रेडियस कितनी है, R1 है, जबकि जो इसकी आउटर रेडियस है वो कितनी है, R2 है, ठीक है, ओके। और वो कहां से आ रहा है, चार्ज को मतलब पोटेंशियल को मैं कंसिडर कहां से करूंगा, इन्फिनिटी से लेकर। तो इसमें भी लिमिट दूंगी, कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से। तो अगर आप देखो तो 2 सरफेस है, एक बार तो कहां आएगा, इन्फिनिटी से लेकर R1 तक, कहां से आएगा, इन्फिनिटी से लेकर कहां तक आएगा, R2 तक। फिर R2 से कहां आएगा, फिर R2 से कहां तक आएगा, R2 से आएगा वो R1 तक, ठीक है, ये है। तो अब आप देखिए ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर है। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। तो अब मैं इसको कैसे मेजर करूंगा, मुझे तो डीवी का फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी आर। अब यहां पर देखो तो वेरिएबल 2 हैं, एक इन्फिनिटी से R2 और एक R2 से R1। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डीवी निकालूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये R है, R बोले तो पोजीशन है, कहां से, सेंटर से, इस एक्सिस सेंटर से पोजीशन है। तो मुझे कोई पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड शो होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सिलेंडर में ऐसे बनाकर यहां पर, यहां से देखिएगा इनफाइनाइट सिलेंडर, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, डियर स्टूडेंट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर हो रहा है, तो आपके पास लिमिट भी आपको पता है, इन्फिनिटी से लेकर R2 और R2 से लेकर कहां तक, R1 तक। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये डी आर क्या एक वेरिएबल टर्म है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक इतने डिस्टेंस पर यहां से इसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं, यानी कि एक्स नहीं सॉरी आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है बेटा। तो अब तुम जानते हो सिलेंड्रिकल है
और सिलेंड्रिकल कैसा होता है आपके पास, मैंने आपको बताया था, एक सिलेंडर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लॉन्ग इनफाइनाइट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू, ये P पॉइंट पर है तो EP इक्वल टू कितना आ जाएगा 2K लैम्डा अपॉन में x, सॉरी x नहीं, यहाँ डिस्टेंस कितनी है r, तो 2K लैम्डा अपॉन r। और आप जानते हैं बिकॉज लैम्डा का यहाँ पर, लैम्डा आपके पास लीनियर चार्ज, ये है आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बेटा ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। और K की वैल्यू आप जानते हैं क्या होते हैं, EP को क्या लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 और इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में क्या लिख सकता हूँ लैम्डा की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ लैम्डा, और इंटू में क्या लिख देंगे अपॉन में r आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और 2 से क्या रहेगा कैंसिल, तो EP की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब मुझे क्या करना है, इस EP की वैल्यू को यहां पुट कर देना है, और लिमिट आपको पता है इन्फिनिटी से R2 और R2 से कहां तक है, R1 तक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूं, इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए इस बार जगह इसको बना लेता हूं, तो ये हटा देता हूं डायग्राम। तो देखिए जरा ध्यान से, EP की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, लिखेंगे नाउ DV इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस EP डॉट DR इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या हो जाएगी, मैं यहां लिख देता हूं कि आपके पास आ जाएगा कितना बेटा DV, और इक्वल में कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा माइनस EP डॉट DR इंटीग्रेशन, मैंने दोबारा लिख दिया सॉरी, तो ये आ जाएगा DV, और इक्वल में कितना आ जाएगा आपके पास EP, और EP की क्योंकि पोटेंशियल इनफाइनाइट पे तो क्या जीरो, तो मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर देता हूँ कहाँ, R2 से लेके R1 तक। तो लिखिए देखिए कैसे, तो आ जाएगा माइनस कितना, E का फॉर्मूला क्या है लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इंटू में कितना आ जाएगा DR, और लिमिट क्या आ जाएगी R2 से R1, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल क्या है जीरो, तो उसको कोई यूज ही नहीं आएगा। तो ये आ गया आपके पास इन्फिनिटी, ये आपके पास वैल्यू आएगी DV, और ये कितना आ जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन में कितना आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा आपके पास DR, और अपॉन में R इंटीग्रेशन R2 से लेके क्या है ये R1, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln R, और लिमिट कहां से कहां तक, R2 से R1 तक की लिमिट आ जाएगी। इसको सॉल्व करें तो V की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में कितना आएगा ln, और कितना आएगा R1 माइनस ln R2, ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है लिमिट। इसको सॉल्व करें तो V की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, जो V की वैल्यू आएगी वो आएगी ये इसको लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ln R2 माइनस ln R1 भी हम लिख सकते हैं, चाहो तो इसको ऐसे लिख दीजिए V इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, और ये कितना आ जाएगा R2 अपॉन में R1, ये आपके पास आ जाएगा। ये V की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये बेटा V की, ठीक है, जो हमें निकालना है। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस के लिए आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है Q/L, और L क्या यहाँ पे सिलेंड्रिकल लेंथ जो हमने सिलेंडर लिया था, तो लिख सकते हैं V इक्वल टू कितना बेटा Q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू ln R2 अपॉन में R1, ये लिख सकते हैं। ये आपके पास आता है पोटेंशियल जो हमने चार्ज के फॉर्म में लिखा है, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं थोड़ा सा और, तो इसको देखिए यहाँ पर इसको मिटा देता हूं। अगर मैं यहां से आऊं तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास कैसे लिख सकते हैं, ये आपके पास आएगा यहाँ पर V/Q इक्वल में कितना आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और ln R2 अपॉन में R1, चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Q/V, और इक्वल में क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा कितना बेटा आपके पास, ये आपके पास आएगा Q/V यानी कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L और अपॉन में ln R2 अपॉन R1, ये आपके पास आता है। तो Q/V क्या होता है, C होता है, तो C कितना आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन में ln R2 अपॉन R1। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल
कैपेसिटर। ये आपके पास है कैपेसिटेंस किसकी, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की, जो हमने भी आपको बताई है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। ठीक है, अच्छे से फॉर्मूला देख लीजिए हमने क्या लिखा है। तो ये आपके पास है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो हमने आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बताया, हमने आपको स्फेरिकल बताया, हमने आपको कंसेंट्रिक स्फेरिकल बताया। अब हम किसकी बात कर सकते हैं, अब हम बात कर सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो हमारा कैपेसिटर में लास्ट टाइप है। तो वो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है बेटा, वही कंडक्टिंग प्लेट जो हमने चार्जिंग और बिफोर अर्थिंग और आफ्टर अर्थिंग हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो मैं यहां लिख रहा हूं क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे, जो हम अब तक प्लेट ऐसे दिखाते आए हैं जिस तरीके से ये है आपके पास, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। ठीक है, और इस पर चार्ज कितना, प्लस। ओके, और इंडक्शन पे यहाँ क्या आ जाता है, माइनस। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस। ओके, और यहाँ पे ये अर्थिंग कर दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक स्विच। और स्विच अभी क्या है, स्विच अभी ऑफ है, मतलब ऑफ नहीं, सॉरी, स्विच अभी ओपन है। स्विच क्या बेटा, अभी ओपन। ठीक है, ये यहां पर स्विच है, एस। ओके, अब ये हमने आपको बताया। लेकिन अगर मैं इसका 3D डायग्राम बनाऊंगा तो 3D डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। कुछ इस तरीके का बनता, ठीक है ना। ये आपके पास क्या, प्लस। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या, प्लस इसके सरफेस पे स्प्रेड है, और यहाँ पे क्या है, इसके इनर सरफेस पर माइनस। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, जबकि इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, बी है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। तो ध्यान रखना बेटा, ये क्या है, इसकी लेंथ, और इसकी क्या विड्थ, तो ये क्या है, इसकी लेंथ, और ये क्या है, इसकी विड्थ। ठीक है, तो जो एरिया होगा, एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ मेटल प्लेट, वो कितना होगा, ए इक्वल टू एल इंटू बी। क्या होगा बेटा, ये एल इंटू बी। ठीक है, ये इस तरीके से डायग्राम बना होगा। इसके इनर सरफेस पे, मतलब इसके इनर सरफेस पर क्या होगा, प्लस, इसके इनर सरफेस पर क्या होगा, माइनस, और इसके आउटर सरफेस पर जो इस साइड होगा। तो लाइक आप इसको एक पेपर की तरह ले सकते हैं। किसकी तरह, पेपर की तरह। पेपर की तरह जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, ऐसे, इस तरीके से। ये आपके पास दो, ये जो मैंने आपको यहाँ शीट दिखाई हुई है, ये इन दोनों पेपर्स को ऐसा रख लीजिए, इन दोनों पेपर्स को ऐसे। तो ये जो दोनों पेपर्स है, तो ये देखिए, ये आपके पास क्या है, इनर सरफेस, ये इसका इनर सरफेस है, ये आपके पास क्या, इसका इनर सरफेस है, और ये इसका क्या बेटा, आउटर सरफेस, और दोनों पेपर इस तरीके से अटैच है। तो ये आपके पास क्या, पैरेलल प्लेट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका 3D डायग्राम शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी स्विच क्या था, स्विच अभी यहाँ पर ओपन था। अब अगर मैं इसको बनाऊंगा इसी तरीके से, क्योंकि बार बार 3D में नहीं बनाऊंगा, तो ये आपके पास क्या, ये ओके, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। तो ये आपके पास क्या, प्लस चार्ज है, और ये इंडक्शन से क्या आता है, माइनस। ठीक है बेटा, और यहाँ पर क्या था,
प्लस। लेकिन अब हुआ क्या कि जैसे मैंने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज किया, इस स्विच को क्या कर दिया बेटा मैंने, क्लोज कर दिया, यानी कि स्विच क्या हो गया, क्लोज। तो स्विच क्लोज करने से क्या होगा, ये सारा चार्ज यहां से अर्थ में चला जाएगा। कहां चला जाएगा बेटा, ये अर्थ में चला जाएगा। डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है, जैसे हमने आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए निकाला, सिलिंड्रिकल के लिए निकाला, तो ऐसे इसके लिए निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर इसका सिंबल होगा कॉपी में या बुक्स में, उसके सिंबल को ऐसे दिखाया जाता है, ये है कैपेसिटर। क्या बेटा, ये कैपेसिटर कौन सा, पैरेलल प्लेट। ओके, तो ये इसका सिंबल है जो फिजिक्स में दिखाते हैं। जबकि जो अब तक 10th में आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, ये किसका सिंबल है, रेजिस्टेंस का। ये किसका सिंबल है, कैपेसिटर का। ये रेजिस्टर का सिंबल है और ये किसका है, कैपेसिटर का। तो अब मैं यहां पर प्रूफ करता हूं किसको, फॉर्मूले को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि दो प्लेट लेता हूं, दो प्लेट कौन कौन सी, एक प्लेट ली मैंने एक्स और एक प्लेट ली मैंने वाई। ठीक है, एक प्लेट ये क्या एक्स है और एक प्लेट क्या ली वाई, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। ठीक है, और प्लेट का एरिया क्या है, ए। एरिया ऑफ प्लेट कितना, ए है, दोनों का सेम है। यहां पे क्या प्लस चार्ज है, ओके, और यहां पे क्या माइनस चार्ज है, इंडक्शन से। और इसको मैंने क्या किया हुआ, अर्थ। ठीक है बेटा, अर्थ मैंने कर दिया। तो अब आप जानते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वही कि डीवी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर। अब यहाँ पे ई डॉट डी आर ये है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और इंटीग्रेशन कर देता हूं कहां से, इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, आर तक। ठीक है, लेकिन अगर आपको इन्फिनिटी से आर तक नहीं जाना हो, आर से इन्फिनिटी तक जाना हो, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डीवी इक्वल टू आर टू इन्फिनिटी ई डॉट डी आर भी लिख सकते हैं। पर फर्क क्या होगा, यहां पर ये माइनस में होगा और यहां पर क्या होगा, ये प्लस में। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो केस होता है, ये किसके लिए होता है, स्फेरिकल कंडक्टर या फिर कंडक्टर या फिर सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स के लिए। लेकिन यहां पर कैसे करेंगे, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, V इक्वल टू ईडी। V इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ईडी, क्योंकि ये क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस है और यहां से यहां तक पोटेंशियल क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, प्लस से माइनस की तरफ, और आप जानते हैं पोटेंशियल प्लस की वजह से क्या होता है, हायर, और माइनस की वजह से क्या होता है, लोअर। तो अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाऊंगा तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। और यहां पर डी आर को हमने यहां तक लिख दिया, डी तक, तो ये इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, V इक्वल टू ई डी। क्या लिख सकता हूं, V इक्वल टू ई डी। V क्या यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। और E क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट्स। और D क्या बेटा, सेपरेशन ऑफ प्लेट, क्या बेटा, सेपरेशन ऑफ प्लेट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको आगे बढ़ते हुए सॉल्व करता हूं कि मैं V इक्वल टू ई डी का कैसे यूज करूंगा। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर एक प्लेट है, तो आपको पता है कि प्लेट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। अगर ये प्लेट एक्स है और यहाँ पर चार्ज कितना क्यू है, तो वो यहाँ पर स्प्रेड हो जाएगा, और यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, Q/2, और यहाँ भी चार्ज स्प्रेड हो जाएगा, वो इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा, और यहाँ भी चार्ज की जो वैल्यू होगी वो होगी Q/2। ठीक है, दोनों तरफ ऐसे रिजाइड हो जाता है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा प्लेट की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, Q/में, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में। और अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करता हूं तो वो ऐसे आएगा, इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो भी सेम ही आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू क्या आई है, तो क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ए आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दोनों साइड पर। ठीक है बेटा, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लेकिन सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि इस प्लेट के पास में कोई दूसरी प्लेट को प्लेस कर दीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लेट थी और इस प्लेट पे जो चार्ज की वैल्यू थी वो कितनी थी, क्यू, तो यहाँ कितना प्लस क्यू बाई 2, और यहाँ पे कितना प्लस 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 प्लस, और ये भी प्लस, और यहाँ भी प्लस क्यू बाई 2, तो ये प्लस 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 और प्लस। अब मैं क्या कर देता हूं, इसके पास में कोई एक और प्लेट बिल्कुल सिमिलर इसके जैसी एरिया की यहां प्लेस कर देता हूं, तो आपको पता बाय इंडक्शन यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू बाई 2, तो यह जाएगा माइनस 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 माइनस, जबकि यहां पे क्या आएगा प्लस क्यू बाई 2 इंडक्शन से, तो प्लस 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 प्लस, इस तरीके से डिसाइड हो जाएगा। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बात करता हूं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये ऐसे, ठीक है बेटा, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऐसे होगी, ठीक है, ये होगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर आप देखें तो यानी कि ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से चली हैं प्लस से माइनस, यहां से यहां, क्योंकि ये क्या मेटल है, क्या है मेटल प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस मेटल में क्रॉस होकर तो जाएंगे नहीं, ठीक है, इस मेटल में क्रॉस होकर वो नहीं जा पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको अर्थ कर देंगे। क्या करेंगे, अर्थ। अगर मान लीजिए पहले केस में मैं ये बोलता हूं कि यहां पर ये कनेक्शन, अभी जो स्विच है वो आपके पास जो स्विच है वो अभी ओपन है, कैसा है, वो ओपन है, ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालने से पहले एक बार बता देना चाहता हूं। तो अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यहां से यहां निकल रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से ऑरिजिनेट हो रही है और माइनस पर टर्मिनेट हो रही है, लेकिन इस मेटल को क्रॉस करके वो नहीं रहेंगे। तो अब मैं क्या करूं कि यहां पर एक डायग्राम में इसको कनेक्शन कर देता हूं। क्या कर देता हूं, कनेक्शन। कनेक्शन करने से क्या होगा, जितना भी प्लस चार्ज है वो यहां आ जाएगा, तो ये सारा प्लस चार्ज यहां से हट जाएगा, ठीक है। जब हट जाएगा तो इसको हटा दीजिए, तो ये हट जाएगा, तो इसका क्या होगा, ज्यादा नेगेटिविटी होने की वजह से, अगर मान लीजिए अर्थ से और नेगेटिव चार्ज आया तो ज्यादा नेगेटिव की वजह से ये जो आपके पास ये प्लस क्यू बाई 2 चार्ज है वो आपके पास इनर सरफेस पर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ये प्लस क्यू बाई 2 था अब वो यहां से हट के वो कहां जाएगा, वो यहां आ जाएगा, ठीक है। प्लस 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 और प्लस, और यहां पे क्या बन जाएगा, प्लस की जगह इंड्यूस चार्ज माइनस की बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से चार्ज की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, डी है। तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मतलब कैपेसिटेंस की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो यहां से यहां जा रही हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से ऑरिजिनेट हो रही हैं और माइनस पे टर्मिनेट हो रही हैं, तो यूजिंग गॉस थ्योरम से आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए कैसे गॉस थ्योरम से कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास है, ओके, यहां पर एक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो इसलिए यहां पर क्या मान लीजिए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लीजिए और ये आपके पास आ जाएगा। अगर आप देखिए मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी नहीं, तो ये यहां पर आपके पास ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, ए हो गया, तो इसका वेक्टर ऐसे हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये प्लस क्यू है और ये क्या बेटा माइनस क्यू, प्लस 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 प्लस, इस तरीके से, ठीक है। ये मैं गॉसियन सरफेस की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ बताया बेटा, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कितना है, अब ऐसे पता नहीं कितने सरफेस ले सकता हूँ, पूरा ऐसे भी ले सकता हूँ, तो मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो वो कैसे निकलेगा देखिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करूं तो ये आएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन, और ये आपके पास डी ए का क्या हो जाएगा ए, तो फाई की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास वो क्या हो जाएगी ए इंटू ए, और यहाँ क्या कॉस थीटा, और थीटा अलग दिख रहा है आपके पास 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी ई ए, ये आपके पास आ जाएगी। ई फाई क्या आपके पास गॉस थ्योरम से आप जानते हैं, फाई का फॉर्मूला क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू ए, ठीक है। और एरिया क्या होगा इसका आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर ई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहाँ, इसके अंदर। तो दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा ये होगा इसके रीजन में, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि दो प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो मैंने ये कैलकुलेट करी यूजिंग गॉस थ्योरम। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसका कैपेसिटेंस आराम से निकाल सकता हूं। लिखेंगे अगर ये प्लेट x है और ये क्या y है, तो लिखेंगे बिकॉज C का फॉर्मूला क्या होता है, C का फॉर्मूला होता है Q अपॉन में Vx माइनस Vy, Vx माइनस Vy, ये आपके पास पोटेंशियल है, क्योंकि प्लस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और y पे पोटेंशियल कम होगा। तो लिखेंगे यूजिंग dV का फॉर्मूला क्या होता है माइनस ई डॉट डी आर, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है डी है, कितना बेटा डी। तो आप जानते हैं डीवी क्या आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल है, तो ये आपके पास कहां पर ये, और डी आर की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी एक्स माइनस वी वाई इक्वल टू ई डॉट डी आर, और जो डी आर है वो कितना यहां से यहां तक डी बन जाएगा, तो वी एक्स माइनस के वी वाई इक्वल टू ई डॉट डी, ये आपके पास आ जाएगा। और ई की वैल्यू आपके पास ये रही, तो वी एक्स माइनस के वी वाई इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू डी, ये इक्वेशन अब इसमें यहां पुट कर सकते हैं। तो नाउ जो सी आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा वी एक्स माइनस की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और इंटू डी। अब ये क्या हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। तो जो सी की वैल्यू आई है वो आई है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अगर आप देखें तो ये सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आई, और आपको दो कंडीशन है, सी किस पर डिपेंड करता है एरिया पर, और सी किस पर डिपेंड करता है 1 अपॉन डी पर। यानी कि अगर आपके पास देखें तो अगर एरिया प्लेट का ए होगा तो कैपेसिटेंस उस पर डिपेंड कर रहा है और डी पर डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों फैक्टर्स को देखकर अलग अलग रहा है कि यहां पर जो सी की वैल्यू है वो कंप्लीटली किस पर डिपेंड करती है, शेप एंड साइज पर, ठीक है, ओके। दूसरी बात, अब यहां पर क्या होगा कि अभी मैंने इसके बीच में जो मीडियम भरा था वो क्या है, अभी मैंने एयर लिया है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दूं, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब सिंपल आ जाएगा, जो ई की वैल्यू होती है ना उसमें ई की वैल्यू चेंज हो जाती है, वो कितनी हो जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हो जाती है। तो ई की वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के ए आ जाएगी। तो जब ये वैल्यू हो जाएगी तो सी का फॉर्मूला चेंज आ जाएगा, बस कितना सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। बस इतना फर्क है किसमें, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर देते हैं और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं रखते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर इसमें मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देता हूं तो यहां पर फॉर्मूले में ई की वैल्यू क्या हो जाएगी कि बाकी सब सेम टू सेम होगा। तो अगर लिख देंगे इफ मीडियम इज अवेलेबल बिटवीन द प्लेट्स देन सी इक्वल कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। तो तीन कंडीशन बनेंगे फिर, पहली सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, दूसरी सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए, और तीसरी सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। इसका मतलब यहां पर जो सी है वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मीडियम पर, एरिया पर और दोनों के बीच के सेपरेशन पर। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी क्या करेंगे, वो करेंगे कि चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं
तो अब अगर मैं बात करूं इसकी चार्जिंग की, तो चार्जिंग कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए चार्जिंग ऑफ